So today's topic आज हम करेंगे खेती बाड़ी कृषि करेंगे नहीं यानी कि पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीनिंग एग्रीकल्चर is the practice of cultivating the plants and livestock livestock meaning पशुपालन। ठीक है, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में खेती के द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जाता है? फर्स्ट वन, डिपेंड ऑन द मॉनसून। ज्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड है? मॉनसून पे डिपेंड है। मॉनसून या फिर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हम जब बारिश आएगी तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, उसको सिंचाई कर पाएंगे उसकी। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो एग्रीकल्चर कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे को क्या करना होता है, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी कि बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। उसके बाद यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा जो है हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया है, यानी कि ज़्यादा जो है हम खाद का यूज करते हैं। केमिकल जो खाद होती है जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेट क्या होती है, यानी कि एक जगह पर जंगल की सफाई करके दूसरी जगह पर वहां पे खेती कर दी जाती है। अगर वहां पे जो है क्या हो गया, फर्टिलिटी कम होगी उस जमीन में, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग। और ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेट है, ये ज्यादातर जो की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, ट्राइबल पीपल के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग क्या होता है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर है जिसके द्वारा की भारत में प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या फिर बेटी आगे जाकर क्या बने, किसान बने। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज द क्रॉप पैटर्न इन इंडिया। क्रॉप पैटर्न इन इंडिया, कौन कौन सा भारत में क्रॉप पैटर्न यूज किया जाता है? क्रॉप पैटर्न इन इंडिया, भारत में कौन सा क्रॉप पैटर्न यूज किया जाता है? 3 तीन तरह का क्रॉप पैटर्न भारत में यूज किया जाता है। फर्स्ट वन कौन सा है? रबी क्रॉप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबी क्रॉप्स? एंड खरीफ क्रॉप्स। आगे हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स, कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं। एंड थर्ड वन इज दी जियाद क्रॉप्स। जियाद क्रॉप्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबी क्रॉप्स? दिस इज द क्रॉप पैटर्न यूज्ड इन इंडिया। रबी क्रॉप्स, विच क्रॉप्स? सोइंग इन, सोइंग का मीनिंग होता है बीजना, बोना, यानी कि बीज देना। ठीक है, सोइंग बीज देना। इन अक्टूबर एंड नवंबर, विच क्रॉप्स? यानी कि जो क्रॉप्स भी बोई जाती हैं कब? अक्टूबर एंड नवंबर में। एंड हार्वेस्टेड इन, जियाद क्रॉप्स, एंड
हार्वेस्टेड इन, और हार्वेस्टेड कर ली जाती हैं इन मार्च एंड अप्रैल में, और मार्च अप्रैल में उनको काट लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कि वीट, गेहूं, मस्टर्ड, सरसम, मस्टर्ड, ग्राम्स, ग्राम्स, पीस, पोटैटो, एक्सेट्रा। टेम्परेचर, इनको टेम्परेचर चाहिए फॉर द सोइंग टाइम, जब जो है इनको बोया जाता है तो टेम्परेचर कम चाहिए। कितना चाहिए? 12 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। और जब हार्वेस्ट करनी होती है यानी कि फसलों को काटना होता है, तब कितना टेम्परेचर चाहिए? नियर अबाउट 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर इनको चाहिए ही चाहिए बोते समय और काटते समय। सेकंड नंबर, खरीफ क्रॉप्स। किसे बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स? विच क्रॉप्स सोइंग इन जून एंड जुलाई, जो कि जून एंड जुलाई में जिनको बो दिया जाता है, जून एंड जुलाई, एंड हार्वेस्टेड इन, और कब इनको काट लिया जाता है? हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चाहिए इनको? टेम्परेचर सोइंग टाइम, जब इनको बोना होता है तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 30 टू 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हार्वेस्टिंग के टाइम, जबकि इनको काटना होता है तो हार्वेस्टिंग के टाइम कितना होता है? 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन सी, जैसे कि राइस, चावल, ज्वार, बार्ले, मेज यानी कि मक्का, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट्स। ठीक है, हम सर्दियों में बैठ के मूंगफली का आनंद लेते हैं ना, तो वो कौन सी फसल है? वो ग्राउंड नट्स है। ठीक है, और मेज भी, मक्का भी। ठीक है, अभी जो है हमारी मेज की जो हम छलियां हैं वो खाते हैं। ठीक है, अभी कॉटन आएगा, अभी जूट की फसल आएगी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज दी जियाद क्रॉप्स। जियाद क्रॉप्स, अब देखो, वो कब बीजी गई थी? नवंबर में, और अक्टूबर और नवंबर में बो दी गई थी, मार्च और अप्रैल में काट ली गई थी। ठीक है, और ज्या जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो हम कब बो रहे हैं? वो जून एंड जुलाई में बो रहे हैं, और काट कब रहे हैं उनको? अक्टूबर और नवंबर में। तो बीच के 3 मंथ खाली है ना, तो उन खेतों को खाली क्यों रखा जाए? उसमें भी क्यों ना कुछ बो दिया जाए। ठीक है, हम किसानों का भी फायदा हो जाएगा। तो उसके बीच वाले टाइम पीरियड में जो फसलें बोई जाती हैं और काट भी ली जाती हैं उसको बोला जाता है जियाद क्रॉप्स। विच क्रॉप्स, यानी कि जौन सी फसलें कब बोई जाती हैं? विच क्रॉप्स सोइंग इन, सोइंग इन, कब सोइंग की जाती हैं? इन मार्च, मार्च में बोली जाती हैं। एंड हार्वेस्टेड इन, और हार्वेस्ट कर दी जाती हैं कब? जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई में काट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीन लीफ वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, और कुकम्बर, खीरा, मेलन, खरबूज, एंड वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है,
क्योंकि जून एंड जुलाई में नॉर्दर्न इंडिया में क्या चलती है, लू चलती है। तो लू से बचने के लिए हम वो हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा तरबूज खा लो, ठीक है, या खरबूज खा लो, लू नहीं लगेगी। या फिर खीरा ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए हमारे घर वाले उस टाइम बोलते हैं कि आजा बेटा, मैं तेरे लिए तरबूज लेके आया हूँ, खरबूज लेके आया हूँ, ठीक है, खा ले, लू नहीं लगेगी। तो इसीलिए ये जो फसलें हैं ये कौन सी हैं, जियाद की फसलें हैं। एंड मूंग, मूंग यानी जो कि हम दाल खाते हैं, मूंग की दाल, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मूंग। या फिर हमें नेक्स्ट वन इज द रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है कुछ चेंज लाना, क्रांति, ठीक है। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। रिलेटेड विद द क्रॉप्स, कौन कौन से जो है रेवोल्यूशन आए, रेवोल्यूशन आने से जो है उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, क्रांति, रेवोल्यूशन। इसको छोड़ दो अगर हिंदी में नहीं लिखना है तो, ठीक है, ये उनके लिए जो हिंदी मीडियम के लिए बच्चे हैं, ठीक है। जीविका, यस बेटा, एनी डाउट? हाँ, तो फर्स्ट वन आती है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए लॉन्च की गई थी और क्यों लॉन्च की गई, वाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो फर्स्ट वन, इट वाज लॉन्च इन दी, कब लॉन्च की गई थी, लॉन्च इन दी 1966 बाय दी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इज दी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। एंड ही गेव द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था इसी मौके पर। स्लोगन का नाम था जय जवान, यस, जय जवान जय किसान। यानी कि उस टाइम पे 1965 में हमारा युद्ध भी हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान का। तो यानी कि जो हमारे सोल्जर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या किया था, स्लोगन दिया था जय जवान। और हमारे किसानों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नारा दिया गया था जय किसान। उसके बाद जब 1999 में हमने पोखरण किया, तो साइंटिस्ट का और मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जब हमने मंगलयान मिशन भेजा 2015 में, ठीक है, तो मोदी जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि रिसर्च, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसका स्लोगन किसके द्वारा दिया गया। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जिन्होंने इसको क्या किया था, टर्म क्वाइन की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और इन्होंने काफी सारे सुझाव भी दिए थे। और किसके लिए लॉन्च किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च फॉर, लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड फॉर बूस्ट द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बूस्ट करना, यानी कि पैदावार को बढ़ाना, ऑफ द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की पैदावार को बढ़ाना। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट एक्सेट्रा जो हम खाते हैं। इन दी, इन दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में, इन दिस रेवोल्यूशन प्रोवाइड दी लोन, लोन प्रोवाइड किए गए टू दी
फार्मर्स, किसानों को, किसके लिए? फॉर परचेजिंग दी, फॉर परचेजिंग दी, परचेजिंग दी परचेजिंग दी फर्टिलाइजर्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो खाद खरीद सकें। एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को क्या कर सकें? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा बीज खरीद सकें। ठीक है। एंड आल्सो प्रोवाइड दी सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन के सोर्सेज थे वो भी प्रोवाइड करवाए गए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कैनल्स वगैरह जो है खुदवाई गई। ठीक है। उनको ट्यूबवेल लगाने के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाए गए। नए नए कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी दी गई ताकि जो है वो ट्यूबवेल को चला सकें। और साथ ही साथ उनको जो है और भी इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर या कुछ और खरीदने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए गए थे। ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट वन इज दी व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? यानी कि सफेद क्रांति। इट इज लॉन्च फॉर, इट इज लॉन्च फॉर बूस्ट द प्रोडक्शन, बूस्ट द प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करना? बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करना। एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैं, बटर, दही, आइसक्रीम जो भी बनाते हैं हम। सेकेंड नंबर, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। कौन फादर है व्हाइट रेवोल्यूशन के? फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन। ये आदमी का नाम है वर्गीस कुरियन। ऑन हिज बर्थडे, इनके बर्थडे पर कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं हम? ऑन हिज बर्थडे नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर, हर साल। हम जो है इनके बर्थडे पे कौन सा डे बनाते हैं? नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। So this is our last slide. If you have any doubt, any question, please raise in the comment section. Thank you very much for listening patiently. Have a nice day. Bye bye.